हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द कोर्स संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथ के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर नंबर 11 में प्रवेश लिया है, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कोनिक पैराबोला तक हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज बारी है अगले कोनिक की, दैट इज़ एलिप्स की। तो देखते हैं हमें एलिप्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कुछ नया सीखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले समझते हैं कि एलिप्स आखिर में क्या है। 2 थंब टैग्स लीजिए, उनको फिक्स कीजिए। एक नियत लंबाई वाले स्ट्रिंग के दोनों सिरों को इन थंब टैग्स से बांध लेते हैं। अब इस स्ट्रिंग में एक पेंसिल फंसाकर ड्रॉ करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हुए ड्रॉ करते हैं कि किसी भी स्थिति में स्ट्रिंग ढीली ना पड़े। इस प्रकार पेंसिल ने जो पाथ ट्रेस किया होगा वही एलिप्स है। मीन्स एलिप्स उस पॉइंट P का लोकस है जिसके किसी भी 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इन 2 फिक्स पॉइंट्स को मान लेते हैं कि F1 एंड F2 हैं, एलिप्स के फोकस कहते हैं। इन दोनों फोकस को कॉम्बाइनली फोकाई कहा जाता है और इस प्रकार एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट P के लिए Pf1 प्लस Pf2 कांस्टेंट होगा। That means the equation we have for every point on ellipse is Pf1 plus Pf2 is equal to some constant K। अब यह कांस्टेंट क्या होगा इसको जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले एलिप्स से संबंधित कुछ पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स एंड लाइंस को जानते हैं। इसके लिए एलिप्स के दोनों फोकस पर फिर से विचार करते हैं। स्ट्रेट टू द पॉइंट, फोकस के बीच की दूरी पर विचार करते हैं। दोनों फोकस जितना ही एक दूसरे के निकट आते जाएंगे, एलिप्स उतना ही सर्कल नुमा होता जाएगा, सर्किलिश होता जाएगा। और अंततः यदि दोनों फोकस एक ही पॉइंट पर चले आएं तो अब एलिप्स पूर्णतः सर्कल बन चुका होगा। तो अब एलिप्स को एक नए दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। इमेजिन दिस सर्कल इज गिवन टू यू और एक दिन आपके मन में आता है कि आप इसे स्ट्रेच करना शुरू करते हैं और यह सर्कल फिर धीरे धीरे आपके स्ट्रेच के अनुसार एलिप्स में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। ऐसे में सर्कल का जो सेंटर होगा मानो वो 2 हिस्सों में बट जा रहा है और वो एलिप्स के फोकाई में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। एंड नो वंडर, इसी वजह से एलिप्स के दोनों फोकस के मिड पॉइंट को भी एलिप्स का सेंटर ही कहते हैं, क्योंकि पहले वो सर्कल का सेंटर था। और सर्कल के जिस भी डायमीटर के अलोंग आप उसे स्ट्रेच करेंगे एलिप्स बनाने के लिए, वो दोनों फोकस एलिप्स के उसी डायमीटर पे लाई करेंगे और उस लाइन सेगमेंट को जो अब एलिप्स का हिस्सा है उसे कहा जाता है एलिप्स का मेजर एक्सिस। सो मेजर एक्सिस वह सेगमेंट है जिस पर फोकाई लाई करते हैं तथा यह एलिप्स के भीतर का सबसे लंबा कॉर्ड होता है। मेजर एक्सिस एलिप्स को जिन 2 पॉइंट्स पे मीट करता है उन दोनों सिरों को एलिप्स का वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस यानी कि 2 वर्टेक्स। मेजर एक्सिस की पूरी लेंथ कुछ कैलकुलेशंस के कन्वीनियंस के हिसाब से मान लेते हैं कि वो 2a है एंड इसकी आधी लंबाई जो कि सेंटर ऑफ एलिप्स से किसी एक वर्टेक्स के बीच की दूरी होगी उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स a। और अब यदि मेजर एक्सिस है तो माइनर एक्सिस का भी होना बनता है। तो एलिप्स के भीतर सबसे छोटा कॉर्ड जो कि हमेशा ही सेंटर ऑफ एलिप्स से पास होगा और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसे कहा जाएगा माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, जिसकी लेंथ फिर से अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि वो है 2b, यानी कि लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस शुड बी b। ऑलराइट, अब ये समझते हैं कि आखिर में किसी पॉइंट P ऑन एलिप्स के लिए Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू K जो कांस्टेंट है, आखिर इस रिलेशन में K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मींस K कैसा कांस्टेंट है। Since Pf1 plus Pf2 is equal to K should be
true for any point on the ellipse, it should be true for any point on the vertex as well. तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या मान सकते हैं कि P घूम के चला आया होगा मान लीजिए B पर, तो उस स्थिति में हम ऐसा लिख ही सकते हैं ना कि चूंकि PF1 प्लस PF2 पहले से K के बराबर हमने जूम किया था, हमें ढूंढना है K, तो हम यहाँ पे P को B से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि अब P इस B पे चला आया है। तो वैसी स्थिति में BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू K लिखा सकता है। और चूंकि हम BF1 प्लस BF2 इन दोनों सेगमेंट्स को एक स्ट्रेट लाइन पे देख रहे हैं, तो कुछ कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। BF1 को लिखा जा सकता है OF1 प्लस OB, isn't it? And similarly BF2 को लिख सकते हैं हम क्या, OB minus OF2, and that must be equal to K. But notice अभी हमने डिस्कस किया था कि O चूंकि दोनों फोकाई के बीच का मिड पॉइंट है, it means OF1 must be equal to OF2, isn't it? और ऐसा होते ही हम OF1 and OF2 को कैंसिल कर सकते हैं, and what we get is twice of OB is equal to K, and twice of OB is nothing but it is twice of semi-major axis. It means the K should be twice of A, that means this is the length of major axis. तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट P के लिए PF1 प्लस PF2 should be 2A. अब हमें उस K की वैल्यू को यहाँ लिख देना चाहिए, that is 2A, and that is the relation we have for every point on the ellipse. मतलब ये कि for instance यदि आप 8 मीटर, ये कुछ ज़्यादा हो गया, 8 सेंटीमीटर लंबाई के स्ट्रिंग लेंगे, तो जो एलिप्स कंस्ट्रक्ट होगा उसके मेजर एक्सिस की लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। एंड इज ऑल्सो ट्रू वाइस वर्सा, यानी कि अगर आपने किसी 8 सेंटीमीटर वाले मेजर एक्सिस वाले एलिप्स को कंस्ट्रक्ट किया है, इसका मतलब कि उसको कंस्ट्रक्ट करने में आपको जो स्ट्रिंग की लंबाई लेनी पड़ेगी वो 8 सेंटीमीटर की लेनी पड़ेगी, ताकि आप दोनों हिस्सों को, दोनों सिरों को इनफैक्ट फोकाई से अटैच कर सको, थंब टैक्स से अटैच कर सको, एंड यू कैन ट्रेस द पेंसिल अराउंड दोज थंब टैक्स। ओके, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई के बराबर होगी। लेकिन आप अगर कोई एलिप्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप माइनर एक्सिस कितना लेंगे। इनफैक्ट अगर आप स्ट्रिंग वाले मेथड को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे तय करेंगे। आपने यह ऑब्जर्व किया होगा सर्कल के स्ट्रेच के दौरान कि जैसे जैसे फोकस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है घटती है, वैसे वैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस में चेंज आता है। और यह इस बात की ओर इंगित करता है कि इन तीनों में एक रिलेशन होना चाहिए, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन दोज फोकाई, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होना चाहिए। तो सुविधा के लिए फिर से F1 और F2 के बीच के गैप को मान लेते हैं कि वो है 2C। तो अगर हम इतना संबंध स्थापित कर दें कि A B C में रिलेशन क्या होगा, सो वी आर डन एक्चुअली टू गेट दैट कि 2A 2B एंड 2C में रिलेशन क्या होगा, isn't it? It will be in the same proportion. Alright, तो अब हमें जानना चाहिए कि A B C में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए फिर से मैंने एक ओब्लिक एलिप्स को कंसिडर किया, और आपको पता है कि A क्या है, द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, B the length of semi minor axis, and C is the distance of one of the foci from the center. So let's just label those things. So we have OB, this complete length from here to here is actually A, this small length is C, small c, and this is we have B. आपको बताना है कि A, B और C में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम ऐसा समझते हैं कि हमें ये तो पता ही है कि PF1 प्लस PF2 किसी भी P के लिए, मिस पॉइंट ऑन द एलिप्स के लिए, अब 2A लिखा जा सकता है। तो क्यों ना हम पॉइंट P को मूव करके D पे शिफ्ट कर दें, यानी कि माइनर एक्सिस के किसी एंड पे शिफ्ट कर दें। तो उस स्थिति में हम यहाँ पे इस रूल को फॉलो करा सकते हैं, एंड वी कैन राइट सेफली एज DF1 प्लस DF2
इज इक्वल टू 2a। बट नोटिस कि हमारे पास इस df1 और df2 को निकालने का तरीका है, बिकॉज वी नो दैट df1 विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय DOF1 वेयर O इज एट द 90 डिग्रीज। तो हम df1 के लिए लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड, और df2 के लिए भी वही लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। And what we get on the right hand side as it is, so what we get on the left hand side now is twice of b square plus c square का square root is equal to 2a, and then we simplify it further, what we get is b squared plus c squared is equal to a squared। और यही वो रिलेशन है जिसको हम डिस्कवर करना चाहते थे, that is a square is b square plus c square। Of course it is not the sides of a right angle triangle, you know very well that a is the length of semi-major axis, b the length of semi-minor axis, and c the distance of one of the foci from the center. So we have this relation b square plus c square is equal to a square। अब जरा इस पे विचार करते हैं। मान लेते हैं कि c की वैल्यू को 0 कर देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगी? ऑफ कोर्स a और b की वैल्यू बराबर हो जाएगी, बिकॉज a और b तो लेंथ हैं, तो ऑफ कोर्स a कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव b और वाइस वर्सा। सो a और b यहाँ पे बराबर होना चाहिए, और जैसे ही a और b बराबर हो जाएगा, ये जो एलिप्स होगा वो सर्कल बन चुका होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बराबर हो जाएंगे। दे विल एक्चुअली बिहेव लाइक अ रेडियस फॉर अ सर्कल हुज सेंटर इज एट O। क्योंकि c की वैल्यू जैसे ही 0 होगी, दोनों फोकाई मर्ज हो जाएंगे सर्कल के सेंटर पे। एक और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने a और c को बराबर कर दिया, तो जैसे ही a और c बराबर होगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस स्थिति में जो दोनों फोकाई होंगे वो दोनों वर्टिसेस के ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज a और c आपस में बराबर हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगा, और चूंकि अब b 0 हो चुका है, एलिप्स बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसी रिलेशन से एक चीज़ और हम देख सकते हैं, जिसे हम एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, और वो क्या है उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन पहले से है, वी नो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। सो व्हाट वी गेट ऑन द लेफ्ट इज 1 एंड दैट विल b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, एंड अगेन c स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर का सम राइट हैंड साइड में आएगा। अब c स्क्वायर बाय a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। वी नो दैट कि a लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है एंड b लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। सो ऑफ कोर्स वी विल ऑलवेज हैव a ग्रेटर देन b, एंड जैसे ही a ग्रेटर देन b होगा, b बाई a की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, एंड सो b बाई a का स्क्वायर भी होगा, वो भी लेस देन 1 होगा। बट इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस क्वांटिटी विच इज लेस देन 1 फ्रॉम 1, you are now getting the value, the result will be actually less than 1. It means we can write c squared by a square is less than 1. इसका मतलब कि c by a की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। यहाँ पे c और a दोनों मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी ली है, ऑफ कोर्स इट इज एक्चुअली लेंथ। और यहाँ जो c और a का रेशियो है, इसे ही कहा जाता है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। In fact, eccentricity for any conic. So eccentricity for the ellipse we have is less than 1. So eccentricity को define करने का एक तरीका क्या है कि the distance between foci and length of major axis का ये ratio है, because 2c over 2a we can write because it is also c by a, and in terms of c by a we can say that it is a ratio of the distance between one of the foci from the center to the length of semi major axis. बट ये तो तब हुआ जब हमने एलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखा, और मैंने अभी बताया था कि एक्सेंट्रिसिटी किसी भी कोनिक के लिए है। तो जहाँ पे दो फोकस नहीं होंगे, जहाँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस नहीं होगा, वहाँ एक्सेंट्रिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो वहाँ एक्सेंट्रिसिटी एक्चुअली टेल्स अनदर रेशियो रिलेटेड टू अ कोनिक। इट मीन्स कि अगर हम इसे पैराबोला के केस में देखना चाहें, सो इट इज जस्ट पी एफ ओवर पी एम।
तो PF/PM का जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा, यानी कि पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 होगी। सो वी नाउ नो 3 थिंग्स एक्चुअली। सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 बिकॉज उस केस में C की वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 0 हो चुका होगा। पैराबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी एंड एलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सो एक्सेंट्रिसिटी के इस डेफिनेशन में डायरेक्ट्रिक्स इन्वॉल्व है, तो क्या एलिप्स का भी डायरेक्ट्रिक्स होता है? ऑफ कोर्स इट हैज अ डायरेक्ट्रिक्स, इनफैक्ट 2 डायरेक्ट्रिसेस। और अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वो डायरेक्ट्रिसेस, 2 डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स के रेस्पेक्ट में कहाँ स्थित रहते हैं। और इनफैक्ट हम ये जानने का प्रयास करें कि एलिप्स के सेंटर से वो कितनी दूरी पे रहते हैं। तो यहाँ हमारे पास वही एलिप्स है और इसमें मैंने 2 डायरेक्ट्रिसेस शो किए हैं, जिसमें से एक डायरेक्ट्रिक्स Q और N से पास हो रहा है, और हमें इसी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर विचार करना है अपने इस कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को समझने के लिए। तो अब हमें पता है कि P से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, लेट्स से इट इज PQ हियर, उस PQ और PF2 यानी कि डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोकाई फ्रॉम द पॉइंट P इटसेल्फ, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। वो संबंध क्या है? इट शुड बी PF2 डिवाइडेड बाय PQ मस्ट बी इक्वल टू E, और ये E 1 से लेस होगा एलिप्स के केस में। इट डजंट मैटर एक्चुअली हियर। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि एक्चुअली ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस O से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं ON की लेंथ फाइंड कर लूँ, सो वी कैन गेट दैट आइडिया। तो अब हमें इसी दिशा में सोचना होगा। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं PF2 इज इक्वल टू E टाइम्स PQ ऑफ कोर्स। और मान लीजिए कि जो P है वो मूव करके B पे चला है, तो B के लिए भी तो ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए ना। सो वी कैन राइट ऑफ कोर्स BF2 इज इक्वल टू E टाइम्स BN, बिकॉज उस स्थिति में अब B से इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो N पे टच करेगा। So we know that कि BF2 is E times BN. But what is BF2? इस B और F2 के बीच का जो गैप होगा उसे हम लिख सकते हैं क्या? OB minus OF2. But OB is A actually. तो BF2 को डायरेक्टली मैं लिख दूँ A minus and OF2 is C actually. So it is A minus C. And what is BN? BN को मैं लिख सकता हूँ ON माइनस OB एंड OB इज जस्ट A। हमें तो ON ढूंढना था ना, तो हमारा काम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को E से डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स व्हाट वी गेट ऑन द लेफ्ट इज A बाई E माइनस C बाई E इज इक्वल टू ON माइनस A, एंड सो वी कैन राइट ON इज इक्वल टू A बाई E माइनस C बाई E प्लस A। हमें पता है कि C बाई E को मैं लिख सकता हूँ A, बिकॉज वी नो दैट कि E इज इक्वल टू C बाई A। सो व्हाट वी गेट इज A बाई E माइनस A प्लस A, एंड सो ON जो होगा उसकी लेंथ है जाएगी A बाई E। इसका मतलब कि किसी भी एलिप्स का कोई एक डायरेक्ट्रिक्स उसके सेंटर से A बाई E के डिस्टेंस पे होता है। सो ON इज A बाई E। दैट इज द थिंग वी नो नाउ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, दैट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स। लेट्स सी हाउ डू वी फाइंड इट। तो लेटर सेक्टम ऑफ एलिप्स क्या है? ऑफ कोर्स जैसे कि लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला हमने देखा था, तो लेटर सेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट एक्चुअली पासिंग थ्रू वन ऑफ द फोकाई एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमें फाइंड करना है। इनफैक्ट दो लेटर सेक्टम होंगे, तो मैं किसी एक लेटर सेक्टम की लेंथ को फाइंड कर लूँगा, तो ऑफ कोर्स दूसरे वाले लेंथ की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे हम LL डैश वाले लेटर सेक्टम की बात कर रहे हैं, हमें ढूंढना है LL डैश। तो फिर से हम विचार करेंगे कि LL डैश को कैसे ढूंढेंगे। हमें पता है कि LL डैश इज जस्ट ट्वाइस ऑफ LF2। वाई सो? बिकॉज चूँकि ये मेजर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है कोई भी एलिप्स, तो LF2 की जो डिस्टेंस होगी वही F2L डैश की होगी। सो LL डैश की जो डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ LF2 लिख सकते हैं हम। अब हमें ढूंढना है कि LF2 क्या होगा। ऑफ कोर्स L इज द पॉइंट ऑन द एलिप्स, सो वी कैन राइट दैट कि LF2 इज जस्ट E टाइम्स LQ। बट नोटिस कि ये LQ
और F2N ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जो लेंथ LQ होगी वही F2N की होगी. सो वी कैन नाउ रिप्लेस दिस LQ with F2N so that we can get some sensible numbers here. तो यहाँ पे अब F2N को लिख सकता हूँ मैं ON minus OF2, isn't it? And we know that कि ON की वैल्यू कितनी है? It is A by E. And what is OF2? OF2 is just C. So we get now is twice of A minus EC. Actually we don't want eccentricity every time, तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फाइंड करना चाहते हैं, तो E को रिप्लेस कर लेते हैं किससे? C by E से, C by A से इनफैक्ट. सो ये हो जाएगा C squared by A, and what we get now is A squared minus C squared divided by A, and what is A squared minus C squared? Is just B squared. तो हमें पता चल गया कि लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम किसी भी एलिप्स के लिए होता है 2B squared by A. ऑलराइट, तो आशा करता हूँ कि अब तक जो कुछ भी बताया गया आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, और अब तक जो कुछ भी बताया गया वो किसी भी एलिप्स के लिए ट्रू होगा, वो चाहे ओब्लिक हो, चाहे वाइड हो, चाहे टॉल हो. और इसी वजह से मैंने जो एलिप्स कंसिडर किया है उसमें कहीं भी मैंने एक्सिस वगैरह नहीं शो किया है, और इसको जानबूझ के मैंने ऑब्लिक रखा है ताकि आपको बताया सके कि इसको पॉइंट से नहीं, हम लेंथ से ही समझ सकते हैं. मीन्स कि हमने कहीं भी यहाँ पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को नहीं कंसिडर किया है, हर बार हमने लेंथ कंसिडर किया है, और उस लेंथ के आधार पे हमने सब कुछ जनरली डिफाइन कर लिया, जनरली फाइंड आउट कर लिया. और अब हमें जानना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स. दो तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, पहला जिसमें हमें दोनों फोकाई एक्स एक्सिस पे मिलते हैं, और दूसरा जिस पे दोनों फोकाई वाई एक्सिस पे मिलते हैं, यानी कि एक वाइड और दूसरा टॉल. तो पहले हम देखते हैं वाइड एलिप्स, और वहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर में एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी. हमें बाकी किसी भी ऑब्लिक एलिप्स की इक्वेशन के बारे में स्टडी नहीं करना, हमें यही दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन को डिराइव करना है और समझना है कि हम उन्हें कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिराइव द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose foci are on the x axis. Let's see. तो ये वो एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे है, तो हम इस एक्सिस को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी. इनफैक्ट उसकी इक्वेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हमें ये डिराइव करना है कि आखिर में ये कैसे आया होगा. सो लेट्स सी इट क्विकली. उसके लिए मान लेते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, y, और अब हमें पता है कि इस AB की पूरी लेंथ तो 2a होगी, ऑफ कोर्स इट इज अ मेजर एक्सिस. तो B के कोऑर्डिनेट्स को हम मान सकते हैं a, 0, बिकॉज अब चूंकि O ओरिजिन को इंडिकेट करेगा, और A के कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हैं नेगेटिव a, 0. इन द सिमिलर वे F1 F2 के बीच का टोटल गैप 2c होता है, तो F2 के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे c, 0, एंड F1 के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे नेगेटिव c, 0, एंड सिमिलरली D के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे 0, b, एंड C के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे 0, नेगेटिव b, बिकॉज दे आर द एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस. और आपको पता लग गया हो कि आखिर में ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई को 2a, 2b, 2c क्यों लिया गया था. इसी वजह से, बिकॉज हम जो पॉइंट्स देखना चाहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, वो थोड़े ईजी पॉइंट्स हों. ऑलराइट, तो हम आते हैं इस पॉइंट P पे फिर से. हमें पता है कि PF1 प्लस PF2 इज गोइंग टू बी 2a, और अब हम पता कर सकते हैं कि PF1 क्या होगा. x माइनस c द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड PF2 इज x प्लस c द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इधर हो जाएगा 2a. क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे किसी तरीके से. इसके लिए सिंप्लीफाइड फर्दर, सो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है.
अब इस नेगेटिव ऑफ 4a टाइम्स क्वांटिटी को लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4xc। ऑफ कोर्स 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन ऑल्सो डिवाइड दिस इंटायर थिंग बाई a, सो व्हाट वी गेट इज x प्लस c द होल स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट, एंड दिस इज गोइंग टू बी a प्लस xc बाई a। And now we can write it in this way by taking x square common is 1 minus c square by a square, then plus y squared, और right hand side में हम लिख सकते हैं a squared minus c square। You got the idea? यहाँ लिख सकते हैं a square minus c square को, फिर b square और ये हो जाएगा by a square, and plus y square और यहाँ हो जाएगा फिर से b square। अब हम पूरे को b square से डिवाइड कर देंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ बन जाएगा x square by a square, यहाँ बच जाएगा y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दैट वी हैड टू प्रूव। तो ये हमारे पास एक एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि फोकाई x एक्सिस पे लाई करते हैं, और उसमें हमेशा a की वैल्यू b से बड़ी होगी। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि मेजर एक्सिस x एक्सिस पे लाई करता है। साथ ही आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जैसे ही एक्स स्क्वायर के नीचे कोई बड़ा नंबर आएगा आप समझ जाओगे कि उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो ये तो वो वैसा एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्या होगा जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे चला जाए? ऑफ कोर्स द एलिप्स विल लुक टॉलर देन वाइडर, जिसमें अब एलिप्स की इक्वेशन लिखी जाएगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी सब कुछ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अभी भी 2a होगा, बिकॉज अब a हम y एक्सिस के ऊपर के मेजर एक्सिस के लिए मेजर कर रहे हैं, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फिर से 2b रहने वाला है। अगेन द सेम रूल बी फॉलोड, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम भी वही रहने वाला है 2b स्क्वायर बाई a, केवल फोकस चेंज हो चुका होगा, यानी कि दोनों फोकाई चेंज हो चुके होंगे। ऑफ कोर्स इट विल बी नाउ 0,c एंड 0,-c, एंड सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो चुके होंगे। इट इज y इज इक्वल टू a बाई e एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव a बाई e, क्योंकि उस एलिप्स का जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पे लाई करता है उसके डायरेक्ट्रिसेस x इज इक्वल टू a बाई e और x इज इक्वल टू नेगेटिव a बाई e होंगे। ऑलराइट, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर द एलिप्स फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, एक्सेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इट्स सो सिंपल। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, एंड व्हाट वी गेट हियर, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 1। सो द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की रेस्पेक्टिव जो वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी क्या, इट्स 4 एंड 2, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई उसके लिए हमें c को ढूंढना पड़ेगा। सो वी नो दैट c स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड सो इट इज 4 minus 1 दैट इज √3, एंड सो c की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस √3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज जस्ट प्लस और माइनस √3, 0। एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इट जस्ट c बाई a। सो वी नो द c, वी नो द a, सो c की वैल्यू हम लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू ऑफ कोर्स इज √3 एंड a इज गोइंग टू बी 2, सो द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इज √3/2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, सो इट विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, क्योंकि a खाएगा राइट वर्ड और a खाएगा लेफ्ट वर्ड, सो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। That's it, so simple. Alright, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि S and T of an ellipse makes an equilateral triangle with one of the ends of the minor axis. Find the eccentricity of the ellipse. Of course, हमारे पास ये कोई ellipse होगा। We actually assume that कि A is greater than B, and actually it is not going to affect the value of eccentricity. आप A को बढ़ा लो चाहे B को बढ़ा लो। तो इस केस में हमारे पास कहा गया है कि ये जो एस टी, और लेट्स से दिस इज एक्चुअली डी, सो एस टी डी इज इन फैक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। क्या करेंगे इसके लिए, इक्विलेटरल होने का कंडीशन अप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। सो व्हाट वी गेट इज
कि हम एस टी के बीच का गैप हम जानते हैं, दैट इज़ 2c। इस 2c की वैल्यू एस टी और डी टी के बराबर होगी, बिकॉज डी टी और एस डी पहले से ही बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं 2c इज इक्वल टू c स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट, इजंट इट। हम लिख सकते हैं 4c स्क्वायर्ड इज इक्वल टू c स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड, देयरफॉर 3c स्क्वायर्ड इज इक्वल टू b स्क्वायर्ड। बट एक्सेंट्रिसिटी को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए c बाई a, तो हमें यहाँ इस b स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना चाहिए। कैसे? हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से, जिससे मिल जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एंड सो व्हाट वी गेट नाउ इज c स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, and c by a is exactly e, so that will be e square is equal to 1/4, and so e is 1/2. That's it. And of course it is an ellipse, that's why it is coming a number less than 1. Alright, अब बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि जब हम एलिप्स के सेंटर को शिफ्ट करते हैं तो स्थिति में हम फोकाई एंड डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन को एक्चुअली हम कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सी। यहाँ क्वेश्चन है फॉर द एलिप्स x माइनस 1 द होल स्क्वायर बाई 16 प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, एक्सेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर में कौन से एलिप्स को शिफ्ट करके ये एलिप्स बनाया गया होगा। तो ऑफ कोर्स वी कैन राइट दैट एलिप्स एज x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1, जिसका सेंटर कहाँ होना चाहिए? ओरिजिन पे है ऑफ कोर्स। तो इसका जो फोकस आया होगा वो होगा एक्चुअली एट 0, ±3। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी a बाई ई, सो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और e की वैल्यू 3/5 है, सो ये हो जाएगा 25/3 ±25/3 पे। अब यहाँ क्या करेंगे? हम ये पहचानेंगे कि ये जो एलिप्स आपको दिख रहा है ये शिफ्ट होके कहाँ गया, मतलब इसका सेंटर कहाँ गया है। तो सेंटर शिफ्ट हो चुका है 1,2 पे, यानी कि आपने इस एलिप्स में 1 यूनिट का राइटवर्ड शिफ्ट लिया है एंड 2 यूनिट का अपवर्ड शिफ्ट लिया है। इट मीन्स कि अब ये जो एलिप्स आया होगा उसका फोकस भी 1 यूनिट का राइटवर्ड शिफ्ट लेगा एंड 2 यूनिट का अबव शिफ्ट लेगा। तो इसका जो पहला फोकस होगा यानी कि 0, +3, इसमें आपने 1 यूनिट का राइटवर्ड शिफ्ट किया है एंड 2 यूनिट्स का अपवर्ड शिफ्ट किया है, सो दैट विल गो टू 1,5। और जो 0, -3 होगा उसमें भी वही स्थिति होगी कि अगर हम इसमें 1 यूनिट का राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा फिर से 1, और इसमें 2 यूनिट का बिलो शिफ्ट हुआ है, सो -5। तो अब जिसके फोकाई निकल के आए हैं वो हैं 1, ±5, isn't it? It is. एक्सेंट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज एक्सेंट्रिसिटी ये बताता है कि आखिर में एलिप्स कितना सर्कल नुमा है। एक्सेंट्रिसिटी जितनी क्लोज टू 0 होगी एलिप्स उतना ही सर्कलिश होगा, और एक्सेंट्रिसिटी जितनी क्लोज टू 1 होगी एलिप्स उतना ही क्लोज टू लाइन होता जाएगा। सो चूँकि यहाँ पे केवल शिफ्ट किया जा रहा है, ट्रांसलेशन किया जा रहा है अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, आई मीन राइटवर्ड, इस वजह से एक्सेंट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि एलिप्स का आकार या साइज चेंज नहीं हो रहा, बल्कि केवल उनके फोकस और डायरेक्ट्रिसेस के स्थितियाँ चेंज हो रही है। सो एक्सेंट्रिसिटी वही रहने वाला है जो पहले था। यहाँ पे कितना निकाला था हमने एक्सेंट्रिसिटी? दैट वाज c by a, and c was in fact 3 and a was actually 5, so it is 3/5. Equation of directrices, so equation of directrices क्या हो जाएगा? plus 28/3 and -25/3 plus 2, so it will be -22/3. तो ये दोनों डायरेक्ट्रिसेस हो जाएंगे। बाय द वे, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैटरल सेक्टम, सो लेंथ ऑफ लैटरल सेक्टम कैसे निकालते हैं? ऑफ कोर्स देयर इज 2b²/a इन एवरी केस, देयर इज ट्वाइस ऑफ b की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो कितनी थी? 4, एंड a की वैल्यू है 5, सो व्हाट वी गेट इज, आई मीन b², सो इट बी
4 square, so it will be 16, 32 by 5. Alright, so that's it for today. अगले वीडियो में हम कवर करेंगे हाइपरबोला को. So till then, keep doing mathematics with संयम and stay safe. Thank you very much.